बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और हम इसके दूसरे अध्याय को कर रहे थे, जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। और आज हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि है भाग 4। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 का भाग 4 अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले हम करेंगे बहुचयनात्मक प्रश्न। पहला बहुचयनात्मक प्रश्न है, महादेव गोविंद रानाडे ने किस प्रथा का समर्थन किया था। तो हमने पढ़ा था कि महादेव गोविंद रानाडे एक समाज सुधारक थे और उन्होंने किस प्रथा का समर्थन किया था। तो ऑप्शंस हैं विधवा पुनर्विवाह का, सती प्रथा का, बाल विवाह का या जाति प्रथा का। तो हम जानते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे जी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा क, विधवा पुनर्विवाह। दूसरा प्रश्न है, निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण को। और यह कथन किसका है। तो आपको बताना है, क्या यह ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, या आर.के. मुखर्जी ने कहा था, एम.एन. श्रीनिवास ने ऐसा कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं, हमारे अध्याय में हमने पढ़ा था कि श्री एम.एन. श्रीनिवास जो हैं वह कहते हैं कि निम्न जाति के लोग तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं और उच्च जाति के लोग जो हैं वह पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंजुमन ख्वातीन इस्लाम की स्थापना कब हुई थी। यह 1910 में हुई, 1914 में हुई, 1912 में हुई या फिर 1919 में हुई। तो हम कहते हैं अंजुमन ख्वातीन इस्लाम की स्थापना होती है 1914 में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ख, 1914। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। किसने इस्लाम की विवेचना की और उसमें स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता का उल्लेख किया था। तो हमने इसे भी अपने अध्याय में पढ़ा था कि स्वतंत्र अन्वेषण जो है वह होना चाहिए, ऐसा इस्लाम में लिखा हुआ है। और यह किसने कहा था। तो ऑप्शंस हैं, राजा राममोहन राय ऐसा कहते हैं, वीरेश लिंगम ऐसा कहते हैं, मौलाना आज़ाद ऐसा कहते हैं, या सर सैयद अहमद खान ऐसा कहते हैं। तो हम जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान जो हैं वह इस्लाम में अन्वेषण की वैधता की बात करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा घ, सर सैयद अहमद खान जी। अगला प्रश्न, विद्यासागर की पुस्तक का मराठी अनुवाद किन्होंने किया था। क्या यह विष्णु शास्त्री जी ने किया था, या फिर ज्योतिबा फूले जी ने, पंडिता रमाबाई ने, या राजा राममोहन राय। तो सही उत्तर है विष्णु शास्त्री जी ने विद्यासागर जी की पुस्तक का मराठी में अनुवाद किया था। अब शुरू करते हैं हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, तहसीब-ए-निस्वान क्या है। तो उत्तर है तहसीब-ए-निस्वान जो है पंजाब से निकलने वाली महिलाओं की एक पत्रिका या एक मैगजीन है। दूसरा प्रश्न, संस्कृतिकरण सामान्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी एम.एन. श्रीनिवास ने और इन्होंने इसे पहले ब्राह्मणीकरण नाम दिया था और यह मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से संस्कृतिकरण सामान्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित अवधारणा है। तीसरा प्रश्न, जूलियस हक्सले द्वारा लिखे गए ग्रंथों को किसने अनुवादित किया था। तो हम कहते हैं कि जूलियस हक्सले जो हैं उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे थे उनका अनुवाद जो है कंदुकरी वीरेश लिंगम ने किया था। तो जूलियस हक्सले द्वारा लिखे गए ग्रंथों को कंदुकीरी वीरेश लिंगम ने अनुवादित किया। चौथा प्रश्न अति लघुत्रात्मक, भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था का क्या नाम है। तो हमने कहा था भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था थी उसका नाम था अंजुमन ख्वातीन इस्लाम। तो अंजुमन ख्वातीन इस्लाम जो है वह मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी। अगला प्रश्न, अंजुमन ख्वातीन इस्लाम की स्थापना कब होती है या स्थापना किस सन में होती है। तो हम जानते हैं कि अंजुमन ख्वातीन इस्लाम जो कि एक राष्ट्रीय स्तरीय मुस्लिम महिलाओं की संस्था थी उसकी स्थापना 1914 में होती है। तो 1914 जो है वह सन है जब इसकी स्थापना होती है। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। तो हमारा पहला लघुत्रात्मक प्रश्न है, श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है या प्रभु जाति किस प्रकार की हो सकती है। तो हम कहेंगे एम.एन. श्रीनिवास जो है प्रभु जाति की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। उन्होंने इस अवधारणा को जन्म दिया था और वह कहते हैं कि भारत में गाँव में जो है प्रभु जातियाँ पाई जाती हैं और प्रत्येक गाँव में इस प्रकार की प्रभु जातियाँ अलग अलग होती हैं और उनकी कुछ विशेषताएँ होती हैं, यानी कि यह अपना
गांव जो भी होगा उसमें अपना कुछ प्रमुख प्रभाव अन्य जातियों पर रखती हैं। इस वजह से इन्हें प्रभु जातियां कहते हैं, क्योंकि यह अपने अपने गांव में प्रभावशाली होती हैं और इनका नियंत्रण जो है अधिक अपने गांव में होता है, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या फिर सामाजिक रूप से हो। तो इस वजह से यह प्रभु जातियां कहलाती हैं और ऐसी अवधारणा दी थी M.N. श्रीनिवास ने। तो श्रीनिवास कहते हैं कि प्रभु जातियां जो है स्थानीय कृषि भूमि के बड़े भाग पर अपना अधिकार रखती हैं या बहुत बड़े भाग पर इस जाति का जो है स्वामित्व होता है। दूसरा, इसके सदस्य बहुत ही अधिक होते हैं या अच्छी खासी संख्या में होते हैं, यानी प्रभु जाति के सदस्य यथेष्ट संख्या में उस गांव में निवास करते हैं। तीसरा, स्थानीय सामाजिक संस्तरण में, यानी कि जो भी सामाजिक संस्तरण है, समाज में जो क्रम पाया जाता है, जो स्तर पाए जाते हैं, उस संस्तरण में उनका स्थान जो होता है वह ऊंचा होता है। तो इस प्रकार से M.N. श्रीनिवास प्रभु जाति की विशेषताएं हमें बता रहे हैं कि स्थानीय सामाजिक संस्तरण में या स्तरों में इनका स्थान जो होता है वह हमेशा उच्च होता है। तो वह जाति क्या कहलाती है? प्रभु जाति कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, पश्चिमीकरण का मध्य वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम कहेंगे पश्चिमीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग में बहुत से परिवर्तन आते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, एक प्रमुख परिवर्तन पीढ़ियों का संघर्ष, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नई पीढ़ी है वह पश्चिम की ओर आकर्षित होती है, जबकि जो पुरानी पीढ़ी है वह परंपराओं को मानने की बात करती है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग में पीढ़ियों का संघर्ष देखने को मिलता है और मध्य वर्ग की दो पीढ़ियों के सोचने, पहनने, ओढ़ने, बोलने, चालने आदि के तरीकों में काफ़ी फर्क आ चुका है, जिससे पीढ़ियों का संघर्ष होने लगा है, जो कि पश्चिमीकरण का एक प्रभाव है। तीसरा प्रश्न, पश्चिमीकरण चेतन प्रक्रिया है या अचेतन, यानी कि यह चेतन रूप से होती है या अचेतन? तो हम कहेंगे पश्चिमीकरण की प्रक्रिया चेतन रूप से भी होती है और कई बार हमें नहीं पता होता, फिर भी हम उन परंपराओं या उन रीतियों को छोड़ रहे हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की हैं और धीरे धीरे हम अपने आप जो है पश्चिम की संस्कृति को अपनाने लगते हैं और इसे कहते हैं अचेतन रूप से हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। तो इस प्रकार से पश्चिमीकरण से चेतन रूप से भी परिवर्तन आता है, यानी हम जानबूझकर भी पश्चिम संस्कृति को अपना रहे हैं और कई बार हमारे व्यवहार में, हमारे रीति रिवाज और हमारी जीवन शैली में अचानक और अपने आप भी परिवर्तन आ जाते हैं, जिसे हम अचेतन रूप से आए परिवर्तन में शामिल कर सकते हैं। तो पश्चिमीकरण चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, जहाँ कुछ परिवर्तन लोग जानबूझकर अपनाते हैं अंग्रेजी संस्कृति के प्रभाव में आकर के, वहीं कुछ लोग जो है अचेतन रूप से इससे प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्या संस्कृतिकरण के कारण विभिन्न जातियों के बीच की दूरी कम हो रही है? तो हम कहेंगे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है उसकी वजह से दो जातियों के बीच का जो भेदभाव है या दूरी जो है धीरे धीरे कम होने लग रही है, क्योंकि दोनों ही जातियां, एक तरफ उच्च जाति और दूसरी तरफ निम्न जाति जो है आपस में संपर्क को धीरे धीरे बढ़ाने लगती है और इस वजह से दोनों आपस में आदान प्रदान करती है, चाहे वह रीति रिवाज का आदान प्रदान हो या फिर कार्यों का आदान प्रदान हो, संस्कृति का आदान प्रदान हो या विचारों का आदान प्रदान हो। तो इस प्रकार से जो आदान प्रदान की प्रक्रिया बढ़ रही है उस वजह से जो भेदभाव है, जो जातिवाद है, वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि संस्कृतिकरण के कारण जातियों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, संस्कृतिकरण के कारण विभिन्न जातियों के बीच की दूरी कम हो रही है, क्योंकि दलित जातियाँ उच्च जातियों के रीति रिवाज और मूल्यों को अपना रही होती हैं, तो ऊंची जातियाँ भी दलितों के व्यवसाय को अपनाने लगी हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि यह दो तरफा प्रक्रिया है और इस वजह से जातियों के बीच की दूरी जो है संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे कम हो रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, सामाजिक संरचना का अर्थ बताइए। तो हम कहेंगे
सामाजिक संरचना लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित व नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह है हमारे सामाजिक संरचना की परिभाषा। यानी प्रत्येक समाज की अपनी संरचना होती है और उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य प्रणालियाँ होती हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और उसी से उस समाज की संरचना का निर्माण होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो हमारा पहला निबंधात्मक प्रश्न है, संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखें। उत्तर है, संस्कृतिकरण का अर्थ और परिभाषाएं। संस्कृतिकरण की अवधारणा हमने अभी बात की, किन्होंने दी थी? संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास जी ने, यानी M.N. श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, जिसका पूर्व नाम ब्राह्मणीकरण था। और इसमें हम कहते हैं कि ब्राह्मण जो है प्रत्येक जाति के लिए आदर्श होते हैं और ब्राह्मणों की जीवन शैली को अपनाने की कोशिश जो है निम्न या दलित जातियां करती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब M.N. श्रीनिवास जी इस बारे में गहन अध्ययन करते हैं तो वह कहते हैं कि प्रत्येक स्थान पर ब्राह्मण एक आदर्श जाति नहीं है, कहीं कहीं पर अन्य जातियां भी जो हैं वह प्रभु जातियों के रूप में पाई जाती हैं और उनका अनुकरण निम्न जातियों या दलित जातियों द्वारा किया जाता है। और इस कारण वे ब्राह्मणीकरण से बदलकर इसका नाम संस्कृतिकरण रख देते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि ब्राह्मणों को ही हर जगह पर आदर्श नहीं माना जाता या ब्राह्मणों का ही हमेशा अनुकरण नहीं किया जाता। कहीं कहीं अन्य क्षेत्रों में जो है, अन्य स्थानों पर भारत में दूसरी प्रभु जातियां पाई जाती हैं और उनका अनुकरण निम्न या दलित जातियों द्वारा किया जाता है। तो इस कारण इसका नाम ब्राह्मणीकरण से बदल करके संस्कृतिकरण M.N. श्रीनिवास रख देते हैं। तो यह एक प्रमुख प्रक्रिया है जो भारत की संस्कृति में हमें देखने को मिलती है, भारत के समाज में हमें देखने को मिलती है, जिससे कि जातियों के बीच का जो आदान प्रदान है वह बढ़ रहा है और जातिगत भेदभाव जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जानते हैं क्या है ये? यह अवधारणा M.N. श्रीनिवास जी देते हैं और इसका अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें एक निम्न जाति या एक जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों और विशेषकर द्विज जाति, जिसमें हम ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात कर सकते हैं, की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श और विचारधाराओं को अपनाने लगते हैं। तो हम कहेंगे एक निम्न जाति, जनजाति या अन्य समूह जो है किसी उच्च जाति या फिर किसी द्विज जाति या प्रभु जाति, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति की जीवन पद्धति को अपनाती है, उनके अनुष्ठान करने के, पूजा करने के तरीके को अपनाती है, उनके मूल्यों को अपनाती है, उनके आदर्शों और विचारधाराओं को अपनाने लगती है और कालांतर में यानी धीरे धीरे अपनी परिस्थिति को जातीय संस्करण में ऊंचा उठाने में वे सफल हो जाते हैं, यानी कि समाज में उन्हें एक सम्मानीय स्थान प्राप्त होने लगता है। लेकिन इसमें भी समय लगता है, यानी एक यह प्रक्रिया जो है धीमी धीमी गति से आगे बढ़ रही होती है और समाज में उन्हें सम्मान पाने में या फिर उच्च जाति के सम्मान प्राप्त करने में बहुत ही समय लगता है, लेकिन वह इस प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे प्रयास निरंतर करती रहती है। संस्कृतिकरण की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, यानी कि भारत के अन्य समाजशास्त्री जब इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि M.N. श्रीनिवास जी ने भारत की संस्कृति और समाज के बारे में एक अवधारणा दी है जो है संस्कृतिकरण, तो वे इसके बारे में अन्य अवलोकन भी करते हैं और फिर इसकी आलोचना भी की जाती है। तो वे कौन सी आलोचनाएं हैं? तो हम जानते हैं कि M.N. श्रीनिवास यह अवधारणा दे देते हैं और कहते हैं कि निम्न जातियां उच्च जातियों का अनुकरण करती हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करती हैं, उनकी जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करती हैं। तो दलितों के ऊर्ध्वगामी परिवर्तन को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, यानी कि जाति संस्करण में जो भी जातियां हैं उसमें उच्च जाति का अनुकरण निम्न जातियों द्वारा संस्कृतिकरण में किया जाता है, यानी कि जिस प्रकार से उच्च जातियां अपना जीवन जी रही हैं वैसा जीवन जीने की कोशिश निम्न जातियों या दलित जातियों या आदिवासियों द्वारा की जाती है। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है कि ये निम्न जातियां जातीय संस्करण में ऊपर आ जाती हैं? तो भारत के अन्य समाजशास्त्री इसकी आलोचना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। जाति एक कठोर व्यवस्था है
और जाति व्यवस्था के अंतर्गत सुधार बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। चाहे उनकी जीवन शैली को अपनाने, यानी उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने की कितनी भी कोशिश की जा सके, लेकिन जाति संस्तरण में सुधार बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। इस वजह से उनका जो ऊर्ध्वगामी परिवर्तन है, यानी कि ऊपर की तरफ उनका जो बढ़ना है निम्न जातियों का, वह जो बताया गया है वह सही नहीं है। यानी कि वे जो निम्न स्थिति समाज में झेल रही हैं, वह स्थिति उन्हें वैसे ही झेलनी पड़ती है और उनके सम्मान या उनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाता। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा में सामाजिक गतिशीलता या फिर दलितों के सामाजिक स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की तरफ उनका आगे बढ़ना, यानी उनका विकास होना या उनका सम्मान बढ़ना या समाज में उनकी स्थिति उच्च होना को हम कहते हैं ऊर्ध्वगामी परिवर्तन, को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। कुछ व्यक्ति असमानता पर आधारित सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं, लेकिन इससे समाज में जो असमानता है, जो समाज में भेदभाव है, उसमें सुधार नहीं होता। ऐसी जो है बात कुछ समाजशास्त्री संस्कृतिकरण की आलोचना में कहते हैं। दूसरा जो आलोचना के रूप में हमें संस्कृतिकरण में मिलता है वह पक्ष है संस्कृतिकरण केवल उच्च जाति की जीवन शैली को उपयुक्त मानती है। यानी कहीं ना कहीं इसमें यह भी कहा गया है कि केवल उच्च जाति का ही अनुकरण होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में केवल उच्च जातियों की संस्कृति ही उचित और उपयुक्त है, बाकी अन्य जातियों की संस्कृति अच्छी नहीं है। तो यह भी अवधारणा गलत है और आलोचना इसकी की जाती है। संस्कृतिकरण की अवधारणा में उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय और प्राकृतिक मान लिया गया है, जो कि एक गलत स्थिति है। तीसरी आलोचना, संस्कृतिकरण उच्च जाति को दलितों के प्रति भेदभाव का विशेषाधिकार प्रदान करती है। यानी उच्च जाति जो है वह भेदभाव कर सकती है, वह दूसरी जातियों या दलित जातियों या आदिवासियों को निम्न स्थिति पर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है और कहती है कि हमारी संस्कृति ही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से यह भेदभाव को बढ़ा रही है। संस्कृतिकरण की अवधारणा पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त मान रही है कि बड़ी जातियां या उच्च जातियां जो हैं वह तो हैं पवित्र और निम्न जातियां या दलित जातियां या आदिवासी जो हैं वह अपवित्र हैं, जिससे ये लगता है कि उच्च जाति द्वारा दलितों के प्रति भेदभाव एक प्रकार का उनका विशेषाधिकार है, जो कि एक गलत सोच या मानसिकता का परिचय देती है। चौथी आलोचना, महिलाओं को निम्न स्थान। जब हम बात कर रहे हैं संस्कृतिकरण के अंतर्गत जातिगत स्थिति या जातिगत संरचना की बात की जाती है, एक जाति उच्च है और दूसरी जाति निम्न है, तो कहीं ना कहीं जाति के अंदर ही हमारा समाज उलझता हुआ हमें दिख रहा है। यानी कि अभी भी भारत में जातिवादी सोच या जातिवादी मानसिकता जो है बहुत ही ज़्यादा हावी होती हुई दिख रही है, और इसका परिणाम यह होता है कि अब भारत में जो लिंग की असमानता है या फिर जो महिलाओं के प्रति शोषण है या महिलाओं के प्रति असमानता है, उस पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। तो इस प्रकार से महिलाएं जो हैं आज भी पिछड़ी स्थिति में ही देखने को मिल रही हैं। तो हम कहेंगे संस्कृतिकरण के कारण उच्च जाति के अनुष्ठानों, रिवाजों और व्यवहार को स्वीकृति मिलने से महिलाओं को निम्न स्थान दिया जाने लगा है। इससे कन्या मूल्य के स्थान पर दहेज प्रथा आ गई है। यानी कि पहले के समाज में महिलाओं की स्थिति उच्च थी जब हम वैदिक काल की बात करते हैं, और वैदिक काल में जो है कन्या मूल्य दिया जाता था, यानी कि वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को जो है मूल्य दिया जाता था, जिसे हम कहते हैं कन्या मूल्य। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, निम्न है। इस वजह से कन्या मूल्य के स्थान पर हम धीरे धीरे दहेज प्रथा को बढ़ते हुए देखते हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं महिलाओं के निम्न स्थान का ही परिचय देती है। तो भारत में कन्या मूल्य के स्थान पर दहेज प्रथा व अन्य समूहों के साथ जातिगत भेदभाव बढ़ गए हैं। इसी तरीके से पांचवी आलोचना है, संस्कृतिकरण ने कुछ उपयोगी कार्यों को भी गैर उपयोगी मान लिया है। यानी कि अब हम कह रहे हैं कि जो उच्च जाति है वही सर्वश्रेष्ठ है, उच्च जाति की संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ है, उच्च जाति की जीवन शैली ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि निम्न जाति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की संस्कृति, जीवन शैली, परंपरा जो है वह श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती, जो भी एक गलत स्थिति है। तो हम कहेंगे संस्कृतिकरण ने कुछ उपयोगी कार्यों को भी गैर उपयोगी पहले से मान लिया है। तो संस्कृतिकरण ने दलित संस्कृति और दलित समाज के मूलभूत पक्षों को भी पिछड़ापन मान लिया है। प्रश्न संख्या 2,
पश्चिमीकरण का साधारणतः मतलब होता है पश्चिमी पोशाकों व जीवन शैली का अनुकरण। यानी साधारण अर्थ में हम क्या समझते हैं कि पश्चिमी पोशाकों को अपना लेना या फिर पश्चिमी जीवन शैली को अपना लेना। क्या पश्चिमीकरण के कोई दूसरे पक्ष भी हैं? क्या पश्चिमीकरण का मतलब आधुनिकीकरण है? तो इसकी चर्चा करें तो हम कहेंगे पश्चिमीकरण का अर्थ क्या है। तो पश्चिमीकरण का अर्थ केवल पश्चिमी कपड़े पहनना नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक संकीर्ण अर्थ है, एक संकुचित अर्थ है, बल्कि यह इससे भी व्यापक प्रक्रिया है। इसमें कई सारी बातें शामिल होंगी। तो हम कहेंगे पश्चिमीकरण भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए थे, जिसमें विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य और तकनीकी। तो ये सभी परिवर्तन जो है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारत में आते हैं। यह काफ़ी हद तक सही है कि पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक व जीवन शैली का अनुकरण ज़्यादा किया जाता है, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है या एकमात्र परिवर्तन नहीं है। लेकिन यह पश्चिमीकरण का संकीर्ण अर्थ हो गया, संकुचित अर्थ हो गया, क्योंकि इसका संबंध केवल पोशाक और जीवन शैली से ही है। यह प्रक्रिया एक नवीन दृष्टिकोण पर बल देती है जो मानवता, समानता, प्रजातंत्र और पंथ निरपेक्षता पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि यह प्रक्रिया बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है जो कि भारत में अन्य परिवर्तन भी लाती है, जिसमें हम कह सकते हैं मानवता के मूल्य, समानता के मूल्य, प्रजातंत्र को बढ़ावा देना और पंथ निरपेक्षता के प्रति हमारी सोच को भी पश्चिमीकरण बदल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है। पश्चिमीकरण के विविध पक्ष कौन कौन से हैं? तो पहला हम देखते हैं पश्चिमीकरण का तात्पर्य पश्चिमी उप सांस्कृतिक प्रतिमान से है, जिसे भारतीय जनता के उस लघु समूह द्वारा अपनाया गया जो प्रथम बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आई। दूसरा, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में भारतीय बुद्धिजीवियों की उपसंस्कृति भी सम्मिलित थी। इनके द्वारा न केवल पश्चिमी प्रतिमान या पैटर्न चिंतन के प्रकार, स्वरूप तथा जीवन शैली को स्वीकार किया गया, बल्कि इनका समर्थन और विस्तार भी किया गया। यानी कि इन लोगों ने स्वयं अपनी विचारों को ही नहीं बदला, बल्कि इन्होंने दूसरों के विचारों को भी बदलने की कोशिशें की थी, और इस वजह से हम कहेंगे इन्होंने इन पश्चिमी संस्कृति की परंपराओं या रीति रिवाजों का समर्थन भी किया और उन्हें फैलाने का कार्य भी किया था। तीसरा पॉइंट है पश्चिमीकरण में पश्चिमी जीवन शैली या पश्चिमी दृष्टिकोण के अलावा अन्य पश्चिमी सांस्कृतिक तत्व भी आते हैं, जैसे कि नए उपकरणों का प्रयोग करना, पोशाक, खाद्य पदार्थ तथा आम लोगों की आदतें और तौर तरीके इत्यादि भी इसमें सम्मिलित हैं। चौथा पॉइंट है पश्चिमीकरण के अंतर्गत भारतीय कला और साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा है, और हम कहते हैं कि अनेक कलाकार इसमें जो हैं उस संस्कृति के प्रभाव में आते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं राजा रवि वर्मा जी की। तो राजा रवि वर्मा अवनींद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलाकृतियाँ व साहित्यिक कृतियों पर पश्चिमी संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। रवि वर्मा जी की जो शैली थी और प्रविधि थी और कलात्मक विषय थे, उसमें पश्चिमी संस्कृति तथा देशज परंपराओं दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमीकरण का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट है पश्चिमीकरण के परिवर्तन कौन कौन से हैं। आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष, और उसमें भी हम बात कर सकते हैं यह विशेषता है भारत के मध्य वर्ग की। तो भारत का जो मध्य वर्ग है वह पीढ़ियों के संघर्ष से जूझ रहा है, क्योंकि जो परंपरागत पीढ़ी है वह आज भी हमारी परंपराओं यानी भारतीय संस्कृति के परंपराओं से जुड़ी हुई है, वहीं जो नई पीढ़ी आई है उस पर पश्चिम की संस्कृति का प्रभाव होता है। तो इस वजह से मध्य वर्ग में पीढ़ियों का संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर विचारों का जो है आपस में मेल जोल नहीं हो पाता और विचारों में मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। तो आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद को एक प्रकार के सांस्कृतिक संघर्ष और मतभेद के रूप में देखा जा रहा है, जो कि पश्चिमीकरण का ही परिणाम है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मध्य वर्ग में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण का एक दूसरे से क्या संबंध है। तो पश्चिमीकरण अनिवार्य रूप से आधुनिकीकरण नहीं होता, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो प्रक्रिया
या जो परिणाम पश्चिमीकरण के हो रहे हैं वह आधुनिकीकरण से संबंधित हो ही हो, क्योंकि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण आपस में संबंधित हो सकते हैं लेकिन इनके जो परिणाम हैं वह अलग भी हो सकते हैं और यह प्रक्रियाएं दोनों आपस में अलग हैं। तो इससे हम कहेंगे आधुनिकीकरण से आशय उन परिवर्तनों से है जो किसी समाज में प्रौद्योगिकी को बढ़ाते हैं, यानी तकनीक को बढ़ाते हैं, या फिर हम कहेंगे टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं और हमें आधुनिक बनाते हैं। तो प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग, नगरीकरण बढ़ रहा है, साक्षरता बढ़ रही है, संचार के साधन बढ़ रहे हैं, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, सामाजिक गतिशीलता बढ़ रही है, ये सभी जो परिवर्तन है यह किसके परिणाम स्वरूप हैं? आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप हैं। आवश्यक नहीं कि आधुनिकीकरण के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ही उत्पन्न हो, यानी कि कुछ परिवर्तन स्वतः भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वह पश्चिमीकरण से संबंध ही रखे। तो इस प्रकार से आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण आपस में एक दूसरे से कुछ चीज़ें उधार तो लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह आवश्यक रूप से एक दूसरे से संबंधित हो ही हो। तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के बिना भी आधुनिकीकरण हो सकता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जापान में हुए आधुनिकीकरण की, तो वहाँ पर विदेशी शासन इस प्रकार से नहीं था जैसे भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। तो हम क्या कहेंगे, फिर भी वहाँ पर आधुनिकीकरण आता है। तो इसलिए हम आवश्यक रूप से यह नहीं कह सकते कि पश्चिमीकरण की वजह से आधुनिकीकरण आता है, क्योंकि जापान जैसे देश में जहाँ पर पश्चिम के देशों द्वारा उपनिवेश नहीं था वहाँ पर भी आधुनिकीकरण आ चुका है। तो जापान में आधुनिकीकरण पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के बिना भी आ चुका है। पश्चिमीकरण एक तटस्थ प्रक्रिया होती है, यानी कि यह नहीं बताती कि पश्चिमीकरण अच्छा है या बुरा है या उसके परिणाम अच्छे हैं या बुरे हैं। इसलिए यह क्या है, यह एक तटस्थ प्रक्रिया है, इससे यह आभास नहीं होता। जबकि आधुनिकीकरण जो है वह अच्छा ही होता है, यानी आधुनिकीकरण सदैव विकास की बात करता है, लेकिन पश्चिमीकरण जो है उसके कुछ प्रभाव अच्छे हो सकते हैं और कुछ प्रभाव नकारात्मक या अच्छे नहीं हो सकते, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। अतः आधुनिकीकरण के अनेक प्रतिमान हैं, अनेक पैटर्न हैं तथा यह सदैव पश्चिमीकरण का समरूप नहीं होता। इस प्रकार से हमने देखा कि पश्चिमीकरण क्या है और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, हमें लघु निबंध लिखने हैं। किस पर? संस्कार और धर्मनिरपेक्षीकरण पर, जाति और धर्मनिरपेक्षीकरण पर और लिंग और संस्कृतिकरण पर। तो शुरू करते हैं लघु निबंधों को। पहला है संस्कार और धर्मनिरपेक्षीकरण। संस्कार क्या होता है? तो संस्कार शब्द बना है समधनकार से। विभिन्न कार्यों को पूरा करना संस्कार कहलाता है। विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, जिनको करने से मानव सामाजिक प्राणी बनता है। और फिर हम देखते हैं कि संस्कार के माध्यम से ही व्यक्ति की नैतिक उन्नति होती है, व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और उसे बौद्धिक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं। वास्तव में संस्कार व्यक्ति के समग्र जीवन से संबंधित होते हैं। संस्कारों के द्वारा ही पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, विभिन्न ऋण जैसे कि देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। साथ ही साथ हम कहते हैं हिंदुओं में विवाह भी क्या है, एक संस्कार भी है। इन संस्कारों की पूर्ति करके ही मानव एक सामाजिक प्राणी बन सकता है, यानी कि भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख तत्व है भारत के या भारतीय संस्कृति के संस्कार, जो कि हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है और वह संस्कारों से किस प्रकार से संबंध रखता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धर्म के प्रभाव को धीरे धीरे कम करती है, इस वजह से इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण। यह राज्य के धर्म के पृथक्करण से जुड़ी हुई अवधारणा है, यानी कि राज्य का धर्म से कोई जुड़ाव नहीं होता। तो राज्य और धर्म का जो है पृथक्करण या फिर दोनों का एक दूसरे से संबंध जो है समाप्त करने की बात किसमें की जाती है? धर्मनिरपेक्षीकरण में की जाती है। संस्कार और धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? अधिकांश संस्कार धर्म द्वारा अनुमोदित होते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप नगरीय क्षेत्रों में न केवल संस्कारों एवं अनुष्ठानों के महत्व में कमी हुई है, अपितु इनका संक्षिप्तीकरण भी हो रहा है। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं जिस प्रकार से
पहले के समय में विवाह होता था और कई दिनों तक यह विवाह के संस्कार चलते थे, अब वह बहुत ही कम समय में पूरे होने लगे हैं। तो हम कहेंगे नगरीय क्षेत्र में हम विवाह संस्कार का उदाहरण देख करके बता सकते हैं कि अब किस प्रकार से संस्कारों में परिवर्तन आ रहा है और धर्मनिरपेक्षीकरण का संबंध इससे हमें देखने को मिलता है। तो पहले 2 दिनों में होने वाला संस्कार अब 2-3 घंटों में संपन्न हो जाता है। दूसरे, धर्मनिरपेक्षता के कारण विभिन्न प्रकार के संस्कारों, त्योहारों, अनुष्ठानों से जुड़े निषेध यानी कि किन्हीं कार्यों को करने की मनाही, मूल्यों में भी अब परिवर्तन आ रहा है। यानी कि किन चीज़ों को नहीं करना है, किन चीज़ों को करना है, उसमें भी अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। आज पारंपरिक त्यौहार जैसे दिवाली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, दशहरा, करवा चौथ, क्रिसमस त्यौहार मनाए जाते हैं। यानी कि एक धर्म के द्वारा सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन पारंपरिक विधि विधान से इनको नहीं मनाया जाता, बल्कि अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार हम इन त्योहारों को मनाने लगे हैं, जो कि संस्कार और धर्मनिरपेक्षता से आपस में क्या जुड़ाव है उसको हमें बता रहा है। इन त्योहारों का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया है? तो पहले जो त्यौहार है वह सामाजिक रूप से संगठन को दर्शाते थे, यानी व्यक्ति का एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाते थे। लेकिन अब यह त्यौहार जो है वह अलग तरीके से हमें दिखने को मिल रहे हैं। अब पारंपरिक नहीं बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य आधुनिक हो गया है। कुछ दशकों में संस्कारों व धार्मिक अनुष्ठानों के आर्थिक, राजनीतिक और परिस्थिति संबंधी आयाम अधिक उभर कर आए हैं। इन अनुष्ठानों के समय पर पुरुष व महिलाओं को अवसर मिलता है कि वे अपने मित्र रिश्तेदारों से घुले मिले और अपनी संपत्ति, कपड़े, जेवर पहनकर उनका प्रदर्शन करें। तो कहने का अर्थ क्या है कि भारत में प्रदर्शन प्रवृत्ति अब धीरे धीरे बढ़ रही है, बल्कि जो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ पर संस्कार, धर्म, परंपराएं, मूल्य और रीति रिवाजों को जो प्राथमिकता या प्रधानता दी जाती थी उसमें अब कमी आ रही है। अब सभी व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार सभी प्रकार के त्यौहार मनाते हैं जिससे कि उन्हें लाभ हो, और वह लाभ आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है और उनकी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का लाभ भी हो सकता है। और इस वजह से हम कहते हैं कि अब उनमें इन चीज़ों के दिखावे बढ़ रहे हैं, यानी वे अपनी संपत्ति का दिखावा इन त्योहारों को मनाने के तरीके से करते हैं, वह अपने कपड़ों का दिखावा करते हैं, वह जेवर का दिखावा भी करते हैं। तो इस प्रकार से भारत में दिखावा संस्कृति जो है अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। इसमें दिखावे की प्रवृत्ति ज़्यादा है, संस्कार या परंपरा का स्थान अब धीरे धीरे कम हो रहा है। चौथे, धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण आज परंपरा व संस्कारों से जुड़ी कर्तव्य परायणता की भावना लगभग खत्म हो चुकी है। यानी कि अब हम इन संस्कारों को इसलिए पूरा नहीं करते कि ये हमारे कर्तव्य हैं, बल्कि हम एक दिखावे के रूप में इन्हें पूरा कर रहे होते हैं। उसके स्थान पर पश्चिमी त्योहारों जैसे हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, इनका चलन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? पश्चिमीकरण का प्रभाव हो रहा है, आधुनिकीकरण का प्रभाव हो रहा है, भारतीय संस्कृति को हम धीरे धीरे भूल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक गलत मानसिकता है। हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, हम अपनी परंपराओं को भी भूल रहे हैं और हम दिखावा प्रवृत्ति की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं जाति और धर्मनिरपेक्षीकरण आपस में किस प्रकार से संबंध रखते हैं। तो जाति का अर्थ है, जाति का अर्थ हो गया, एक पुर्तगाली शब्द कास्टा से यह निकला है। कास्टा का शाब्दिक अर्थ होता है विभेद या मत के अर्थ में, यानी कि एक से दूसरे का जो विभेद है या मत है वह कास्ट का शाब्दिक अर्थ है। जाति में जन्म की सदस्यता पर बल दिया जाता है, यानी कि जाति जो है हमें जन्म से प्राप्त होती है, इस पर हमारा अधिकार नहीं होता कि हमें चुनने का अधिकार इससे प्राप्त नहीं होता कि हम अब चुन सकें कि हमारी जाति कौन सी होगी। यह हमें अपने आप ही जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। इसी वजह से कहते हैं कि जाति की सदस्यता जन्म आधारित होती है। जाति जन्म से ही व्यक्ति को एक ऐसी सामाजिक स्थिति प्रदान करती है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विवाह, खान पान, कर्मकांड, अनुष्ठान आदि पर भी कुछ नियंत्रण रहता है। इसी तरीके से हम जाति और धर्मनिरपेक्षीकरण की बात भी कर सकते हैं। जाति के धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण आज जाति का वह रूप नहीं है जो उससे पहले पाया जाता था। पारंपरिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था
धार्मिक चौखटे के अंदर क्रियाशील थी। पवित्र अपवित्र से संबंधी विश्वास व्यवस्था इस क्रियाशीलता का केंद्र थी, यानी कि कुछ वस्तुएं पवित्र हैं, कुछ अपवित्र हैं, तो इस प्रकार की सोच हमारी रहती थी। धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण अब यह जो सोच है उसमें परिवर्तन आ रहा है। पवित्रता अपवित्रता संबंधी विचारों का अब धीरे धीरे ह्रास या पतन हुआ है तथा आज जाति एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में क्या संबंध रखते हैं, तो धीरे धीरे धर्मनिरपेक्षीकरण जाति में भी देखने को मिल रहा है। समसामयिक समाज में या समसामयिक भारत में जाति संगठन बढ़ रहे हैं और जातिगत राजनीतिक दल भी बढ़ रहे हैं। ये जातिगत संगठन अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। जाति की इस बदली हुई भूमिका को जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण कहा गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण हो रहा है। हम देखते हैं कि लिंग और संस्कृतिकरण का क्या संबंध है, जो कि हमारा तीसरा बिंदु होगा, जिस पर हमें संक्षिप्त निबंध लिखना है कि लिंग और संस्कृतिकरण आपस में किस प्रकार का संबंध रखते हैं। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया स्त्री के लिए परंपरागत जीवन शैली का समर्थन करती है, यानी कि हम कह रहे हैं संस्कृतिकरण जो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था वह महिलाओं को परंपरागत रूप से परिवार और समाज में अपनी कर्तव्यों को पूरा करवाने की बात कह रही है, परंपरागत जीवन शैली का समर्थन कर रही है और पुरुष के प्रति आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण हेतु वह उदार रवैया अपनाती है। यानी कि पुरुष तो आधुनिकीकृत हो सकता है, पुरुष पश्चिमीकृत भी हो सकता है, लेकिन महिलाएं परंपरागत रूप से ही अपने कार्य करने चाहिए। उदाहरण के लिए उपनिवेशी काल में लड़कों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्रवेश लेने का अधिकार दे दिया गया था और पाश्चात्य भोजन और भोजन करने की शैली, पोशाक भी अपनाने की स्वीकृति जो है पुरुषों को मिल गई थी, लेकिन लड़कियों को यह स्वीकृति नहीं मिली थी। तो हम देख रहे हैं कि संस्कृतिकरण भी जो है कहीं ना कहीं भारतीयों में महिलाओं को पीछे ही धकेल रहा है। संस्कृतिकरण के अधिकांश समर्थक स्त्री के जीवन को घर की चार दीवारी के अंदर बिताने का समर्थन करते हैं। वे स्त्री को माँ की भूमिका, बहन की भूमिका और पुत्री की भूमिका में रहने की बात ही कहते हैं और उन्हीं को वह आदर भी देते हैं कि आपको इन भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही आपकी भूमिकाएं जो है समाज में सम्माननीय हैं और आपको इन्हीं भूमिकाओं को निभाना चाहिए। तीसरा, उच्च जाति के अनुष्ठान, रिवाज और व्यवहार को संस्कृतिकरण के कारण स्वीकृति मिलने से लड़कियों और महिलाओं को असमानता की सीढ़ी में सबसे नीचे धकेल दिया गया है। यानी कि हम कह रहे हैं भारत में जातिवाद एक प्रमुख समस्या है और उसमें भी हम उच्च जातियों को विशेषाधिकार देते हैं, तो कहीं ना कहीं जातिवाद भारत में बहुत ही हावी है। और जब बात करते हैं उच्च जातियों की और निम्न जातियों की, तो महिलाओं की बात कहीं ना कहीं और भी पीछे रह जाती है। तो इस वजह से संस्कृतिकरण के कारण उच्च जाति को जो भी स्वीकृतियां या विशेषाधिकार मिलते हैं, उसके पश्चात लड़की और महिलाओं को असमानता की सीढ़ी में और भी नीचे धकेल दिया जाता है। इससे कन्या मूल्य के स्थान पर अब दहेज प्रथा का प्रचलन होने लग गया है। निष्कर्ष क्या है कि हम कह रहे हैं स्पष्ट रूप से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया महिलाओं को पुरुषों से अलग दर्शाती है। यानी कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से अलग हैं और उनके लिए समाज में अलग स्थान है और उनके लिए अलग कर्तव्य हैं, उनके अलग उत्तरदायित्व हैं और उनको जो है समान अधिकार भी नहीं मिलने चाहिए। इस प्रक्रिया में लिंग पर आधारित सामाजिक भेदभाव के सबूत दिखते हैं। यह महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाती। तो इस प्रकार से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात नहीं करती। तो इस भाग में हमने इस अध्याय के प्रश्नोत्तर किए हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।